Bismillahirrahmanirrahim. Today I will discuss the important feature of research design. The first one, we discuss a plan. The research design should lay out a comprehensive plan for the study, outlining the step and procedure that will be followed from start to finish. Specification of sources and types of information. It is crucial to identify and specify the sources and type of information that will be relevant to addressing the problem. This include deciding on primary or secondary data sources, kind of data needed, and the criteria for the data relevancy. When we discuss the word strategy, the research design should include a clear strategy for data collection and analysis. This might be involve selecting specific methodologies such as survey, experiment, or case study, and approaches like quantitative or qualitative analysis that align with the study's objective. Approach for data gathering and analysis defines the technique and tools that will be used to gather and analyze data. Ensuring that the approach is appropriate for answering the research question and testing hypothesis. The last one is the time and budget. Most studies are done under these two constraints. When we discuss the word time and budget, basically these are two constraints. Research design are often created with practical constraint in mind, particularly time and budget. These limitations when the study scope, scale, and feasibility and the need to be accounted for to ensure the study remain realistic and achievable. तो जब हम डिस्कस करते हैं द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ रिसर्च डिजाइन, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए प्लान, यानी एक मनसूबा. स्पेसिफाई द सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द रिसर्च प्रॉब्लम. एक मनसूबा तहकीकी डिजाइन में एक मुकम्मल मनसूबा होना चाहिए जिसमें मुताले के आगाज से लेकर इख्तिताम तक के तमाम इक़दाम और तरीक़ाकार बयान किए जाएं. मालूमात के ज़राए और अक़साम की वज़ाहत भी ज़रूरी है. इसके बगैर तहकीक के मसले को हल करने के लिए मुतल्लिका मालूमात के ज़राए और अक़साम की निशानदही
और वजाहत की जाए। इसमें बुनियादी या सानवी डेटा के ज़राए, मतलूबा मालूमात की अक़साम और डेटा की मुताबिकत के म्यार का फैसला शामिल है। हम बात करते हैं स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी मीन एक हिकमत अमली which approach will be used for gathering and analyzing the data। जब हम डेटा को जमा करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं तो वो कौन सी अप्रोच हम यूज करते हैं। तहकीकी डिज़ाइन में डेटा जमा करने और तजिया करने के लिए वाज़ेह हिकमत अमली होनी चाहिए। इसमें मखसूस तरीक़ाकार जैसे सर्वे, तजर्बात या केस स्टडी और नुक्ता नज़र, मसलन मिकदारी या मियारी तजिया का इंतखाब शामिल हो सकता है जो मुताले के मकासद के मुताबिक हो। डेटा जमा करने और तजिया करने के लिए तरीक़ाकार भी वज़ा होना चाहिए। जब एक मजबूत तहकीक की डिज़ाइन में वो तकनीक और औजार शामिल होते हैं जो डेटा जमा करने और तजिया करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नुक्ता नज़र तहकीकी सवालात के जवाबात देने और मफरूज़ों की जांच के लिए मुनासिब है। बेसिकली जब हम बात करते हैं टाइम और बजट की, मोस्ट स्टडीज आर डन अंडर दीज टू कॉन्स्टेंट्स। काफ़ी सारी जो स्टडीज हैं इन दो कॉन्स्टेंट के अंडर होती हैं, यानी वक्त और बजट। बेसिकली तहकीकी डिज़ाइन अक्सर अमली हदूद के साथ बनाया जाता है, यानी कि जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उसकी जो लिमिटेशन है जिसे हम कहते हैं अमली हदूद, उसके साथ बनाया जाता है। खास तौर पर वक्त और बजट को मद्देनजर रखते हुए ये पाबंदियां मुताले के दायरा कार, पैमाने और अमली हैसियत को मुतासर करती हैं और उन्हें हिसाब में लेना ज़रूरी है ताकि मुताला हकीकत पसंदाना और काबिल हसूल रहे। तो ये थी हमारे पास कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर थे रिसर्च डिज़ाइन के। अगर हम बात करते हैं रिसर्च की करेक्टरिस्टिक की, तो उसके अंदर जो सबसे पहली बात हम करते हैं वो कहते हैं तहकीकी डिज़ाइन एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो तहकीक को मौसर और मकसदी के तौर पे इंजाम देने में मददगार साबित होता है। एक मजबूत तहकीकी डिज़ाइन में या बनाने के लिए मुख्तलिफ अनासर को मद्देनजर रखना जरूरी है। अच्छा जी, तो इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले दोबारा मैं चाहूँगा कि ये जो हमने डिस्कस किया था द इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि बार बार रिपीट करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको आपकी लैंग्वेज में समझाया जा सके। जब हम बात करते हैं प्लान की, यानी एक मंसूबा, तो जब भी कोई रिसर्च की जाए उसकी जो प्लानिंग है वो जामे होनी चाहिए, यानी तहकीक के शुरू से आखिर तक एक जामे प्लान तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ मराहल, वसाइल और मतलूबा इकदामात की मनसूबाबंदी शामिल होती है। दूसरा, जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए तहकीकी सवालात
और मकासद की भी वजाहत करना ज़रूरी होती है। मनसूबाबंदी के दौरान तहकीकी सवालात और मकासद का तयन किया जाता है ताकि पूरी तहकीक उनकी बुनियाद पर आगे बढ़ सके। तीसरे नंबर पे जब हम प्लान में आते हैं, जो तहकीक के अंदर वेरिएबल्स हैं जिनको हम मुतग़य्यरात का नाम देते हैं, उनका तयन। तहकीकी डिज़ाइन में इन तमाम मुग़य्यरात का तयन करना शामिल है जो तहकीक के नतायज पर असरअंदाज हो सकते हैं, जैसा कि आज़ाद और ताबे मुतग़य्यरात वगैरह। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की, यानी जो हमारी मालूमात के ज़राए और अक़साम की जो वजाहत है, उसमें हमारा स्ट्रेटजी है, उसके अंदर बेसिकली हमने डेटा जमा करना है और फिर उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो डेटे को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एक क्या होता है, प्राइमरी सोर्स होता है, और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा सोर्स होता है। तहकीक में इस्तेमाल होने वाले डेटा को दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, यानी बुनियादी प्राइमरी और सेकेंडरी यानी सानवी डेटा। बुनियादी डेटा बराह रास्त तहकीक के जरिए इकट्ठा किया जाता है, जबकि सानवी डेटा पहले से मौजूद ज़राए, किताबें, रिपोर्ट्स, इंटरनेट वगैरह से हासिल किया जाता है। अब यूजुअली जो बात हो रही है डेटे की, तो डेटा का जब वर्ड हम डिस्कस करते हैं तो डेटा बेसिकली दो तरह से होता है। एक हम कहते हैं प्राइमरी डेटा और दूसरा हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा जो बरह रास्त हम इकट्ठा करते हैं, जबकि जिस सानवी डेटा जिसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं, वो क्या होता है, किताबों, रिपोर्ट्स, इंटरनेट वगैरह से हासिल होता है। अच्छा, फिर जो मालूमात की जो अक़साम हैं, जो डेटा की जो मालूमात हैं, जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो उसकी भी दो अक़साम हैं। डेटा की नौइयत का तयन भी ज़रूरी है। एक तो हमने कहा कि उसकी दो अक़साम हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और फिर जो डेटे की नौइयत है उसका तयन भी ज़रूरी है, जैसा कि मिकदारी यानी क्वांटिटेटिव या मियारी क्वालिटेटिव डेटा। इससे ये फैसला करने में मदद मिलती है कि डेटा को किस तरह इकट्ठा और तजिया किया जाए। डेटा इकट्ठे करने के ज़राए का इंतखाब भी ज़रूरी है। तहकीक के मसले के मुताबिक मुख्तलिफ ज़राए से डेटा हासिल किया जा सकता है, यानी कि डेटा किन ज़राए से हासिल किया जा सकता है। डेटा हम इंटरव्यू से भी ले सकते हैं, सर्वे से भी ले सकते हैं, मुशाहदात से भी ले सकते हैं, तजुर्बात से भी ले सकते हैं। तहकीक के लिए तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एक जो मेन इसका पॉइंट है, एक जामे हिकमत अमली। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तरीक़ाकार का इंतखाब करते हैं। डिज़ाइन में ये फैसला किया जाता है कि डेटा जमा करने और तजिया करने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। ये तरीक़ाकार किसी ख़ास हिकमत अमली के तहत तहकीक के नताइज को बेहतर बनाता है। अब उसमें जो हमारा मुताला है उसकी नौइयत को भी डिस्कस किया जाता है। हिकमत अमली का इंतखाब मुताले की नौइयत पर मुनहसर होता है, जैसा कि तजर्बाती, गैर तजर्बाती, वजाहती या तज्ज़ियाती मुताला। अब जो मुताला है उसकी जो नौइयत है उसको भी हमें जांचना पड़ता है, यानी जो मुताला है वो तजर्बाती है या फिर गैर तजर्बाती है या फिर वो वजाहती है या तज्ज़ियाती मुताला। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है वो ये है कि तहकीक के तरीकों की जांच, यानी हिकमत अमली में तहकीक के मुख्तलिफ तरीके, जैसा कि सर्वे, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ या तजर्बाती मुताले शामिल हैं, ताकि तहकीक के मकासद को हासिल किया जा सके। और फिर
जो हम डिस्कस करते हैं, यानी डेटा जमा करना, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। ठीक है, डेटा जमा करने और तजिया करने का तरीकाकार, मतलूबा औजार और उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, मतलूबा औजार और तकनीक। यानी डेटा जमा करने और तजिया करने के लिए मुख्तलिफ औजार तकनीक मुंतखब किए जाते हैं। जैसा कि अब यानी कि तकनीक कह लें या औजार कह लें, जैसा कि हम बात करते हैं सवालनामे कि बाज़ दफ़ा क्वेश्चनियर दिया जाता है, बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं जी, इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू, या फिर हम कहते हैं कि जो शुमारियाती तजिए के सॉफ्टवेयर हैं उनसे हम उसको एनालाइज करते हैं। डेटा की दुरुस्तगी और एतमादियत, तहकीक में इस्तेमाल होने वाले डेटा की दुरुस्तगी और इस पर एतमाद को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब तरीके और तकनीक इस्तेमाल की जाती है। फिर हमारे पास एक डेटा होता है शुमारियाती और दूसरा क्या होता है गैर शुमाराती तजिया। इन मिकदारी डेटा के लिए शुमाराती तजिया जैसे औसत, ठीक है ना, हम कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, ठीक है ना, मोड, मीन, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि म्यारी डेटा के लिए हम क्या कहते हैं, थीम, ठीक है ना, और पैटर्न्स को बुनियाद बनाकर गैर शुमारियाती डेटा तजिया किया जा सकता है। और जब हम बात करते हैं प्लानिंग की या अहम फीचर की, तो जो टाइम और बजट है, ये वो अहम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। यानी ये दो मुख्तलिफ कॉन्स्टेंट हैं। एक हम बात करते हैं वक्त और फिर बजट। इसकी जो हदूद है, वक्त की पाबंदियां, यानी तहकीक को तयशुदा वक्त में मुकम्मल करना बहुत अहम है। हम एक तहकीक कर रहे हैं, उसके लिए हम एक टाइम देते हैं कि हम इस महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 2 साल में कर सकते हैं। तो ये बात क्या कहलाती है, टाइम कहलाती है। जैसे डेटा इकट्ठा करने, तजिया करने और रिपोर्ट तैयार करने का वक्त। और फिर क्या होती है, बजट की मनसूबाबंदी। तहकीक के दौरान होने वाले अखराजात को मद्देनजर रखना जरूरी है ताकि बजट की हदूद के अंदर रहते हुए तहकीक को मुकम्मल किया जा सके। तो बेसिकली ये जो दो कांस्टेंट हैं, ये उसकी लिमिटेशन डिसाइड करते हैं कि आपकी लिमिट क्या है। तो ये वो डिस्कशन थी जो रिसर्च के अहम फीचर हैं। उसके अंदर हम प्लान को भी डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करते हैं, टाइम और बजट इसको भी डिस्कस। अब हम आते हैं जो हमारे पास जो रिसर्च की जो करेक्टरिस्टिक हैं, हम बात करते हैं सिस्टमेटिक रिसर्च की। ऑल स्टेप मस्ट बी इंटर रिलेटेड वन टू अनदर। यानी हमारे पास जो ऑल स्टेप मस्ट बी इंटर रिलेटेड वन टू अनदर। हम बात करते हैं सिस्टमेटिक की। हमने कहा था शुरू शुरू में कि रिसर्च हमारे पास क्या जी, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। जब हम बात करते हैं वर्ड सिस्टमेटिक की, उर्दू में अगर हम बात करें तो मुनज़्ज़म। अब सिस्टमेटिक को डिस्कस करने के लिए अब हम उसमें एक टर्म यूज करते हैं, मरहला वार अमल। तहकीक एक मुनज़्ज़म तरीके से इंजाम दी जाती है जिसमें तमाम मराहल एक दूसरे से मरबूत होते हैं। यानी हम बात करते हैं ऑल स्टेप मस्ट बी इंटर रिलेटेड। तमाम, यानी तहकीक एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार है जिसमें तमाम मराहल एक दूसरे से मरबूत होते हैं। हर मरहला एक खास तरतीब में होता है, ठीक है, और हर कदम अगले कदम की बुनियाद पर होता है। और इस मुनज़्ज़म तरतीब से तहकीक में तसलसल और दुरुस्तगी कायम रहती है। अब मजीद अगर हम इसी सिस्टमेटिक को डिस्कस करें तो हर मरहले को पहले से तयशुदा मनसूबे के मुताबिक मुकम्मल किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की बेतरतीबी से बचा जाए। तो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं, मुनज़्ज़म यानी सिस्टमेटिक रिसर्च, यानी
और फिर हमारे पास क्या है, जिसकी एक और खसूसियत ये होती है कि लॉजिकल यानी मंतकी, एग्रीइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, मंतक के असूलों से हम आहंग, यानी तहकीक में तमाम नतायज और तरीकाकार का मंतक के असूलों के मुताबिक होना जरूरी है। ये यकीनी बनाता है कि तहकीक किसी जाती राय या तासुब की बहाली तहस्सुब के बजाय अकली और मंतकी बुनियादों पर मबनी हो। यानी जब भी हम तहकीक की बात करें तो उसमें सबूत भी हों, तहकीकी नतायज को दलाइल और शवाहिद के साथ मजबूती से पेश किया जाता है ताकि इनमें कोई अबहम या गैर यकीनी सूरत हाल ना हो। तो यानी कि जब हम बात करते हैं लॉजिक की, यानी मंतक के असूलों, यानी कि एग्रीइंग विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, मंतक के असूलों से हम आहंग। फिर हम बात करते हैं एम्पिरिकल की। एम्पिरिकल बेसिकली, एम्पिरिकल का जो मतलब है वो है तजर्बाती। कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन, मशाहिदात और शवाहिद पर मबनी नतायज, तहकीक में हासिल किए गए नतायज मशाहिदात और शवाहिद पर मबनी होने चाहिए। नतायज का तयन सबूतों की बुनियाद पर होता है, ना कि ख्याली या मफरूजा या तस्वुरात पर। तो तहकीक में दी गई मालूमात और नतायज को किसी दूसरी तहकीक से भी साबित या रद्द किया जा सकता है, यानी तजर्बाती तहकीक काबिल तस्दीक होनी चाहिए। ये खसूसियत तहकीक को एक काबिल एतमाद और मुअस्सस अमल बनाती है और तहकीक के म्यार को बनाती है। When we discuss the word systematic means step by step process. Systematic means step by step process. Research follows a structured step by step approach where each step is closely related to the previous and next one. Every phase in research build on prior step, which helps ensure continuity, reliability, and accuracy in all over the process. जो हमारे पास planned and organized research है, each stage of research is executed according to pre-established plan, minimizing the risk of error and disorder. A systemic approach is essential for true, valid, and credible findings. जब हम बात करते हैं किसी चीज की लॉजिक की, अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक, रिसर्च को अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक होना जरूरी है। रिसर्च मस्ट बी related to logical principle. Every part of the process, from the formulation of hypothesis to collection and analyzing of data, should follow a logical sequence, allowing the conclusion to be reasoned and grounded in fact. Evidence-based reasoning भी होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं लॉजिक की, तो लॉजिक के अंदर बेसिकली एविडेंस बेस्ड रीजनिंग भी होती है। फाइंडिंग इन रिसर्च आर backed by the sound evidence and reasoning, not by the personal opinion or basis. Logic helps ensure that the conclusion are rational, coherent, and objectively drawn from the research data. When we discuss the word empirical, based on the observations and evidence, conclusion in research are derived from the actual observation and evidence. This means findings are grounded in real world data, are
experiments, not speculations or hypothetical reasoning. अब जब हम empirical research की बात करते हैं, empirical research produces result that can be tested and verified by the other researcher under similar conditions. The characteristic enhance the reliability of the research and allows for the reproducibility, which is a cornerstone of the scientific inquiry. These characteristics make research a reliable and effective process, ensuring that findings are credible, objective, and open to the verification by others. तो ये वो चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे रिसर्च में कि बेसिकली एक हम बात करते हैं किस चीज की, सिस्टमेटिक की, यानी कि तो अब हम डिस्कस करते हैं रिसर्च के बेसिकली जो अदर उसकी बेसिकली जो डोमेन्स हैं, जो खसूसियात objectivity, it must answer the research question. Answers research question. Research must be aimed to answer the specific question. It sets out the investigation without influence from the personal basis or subjective opinions. Objectivity ensures that the findings are neutral, focusing on factual evidence rather than the researcher preferences or expectations. अनबेस्ड एनालिसिस भी उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, यानी जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेंटेन द न्यूट्रलिटी थ्रू आउट एनालाइजिंग द डेटा इंडिपेंडेंटली ऑफ द रिसर्चर, बिलीव प्रोवाइड ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल कंक्लूजन। और दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए रिप्लिकेबल का। रिप्लिकेबल मीन रिप्रोड्यूसेबल। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये है कि रिसर्च शुड बी कंडक्टेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय अदर रिसर्चर यूजिंग द सेम मेथड, yielding a similar result. Replicability confirms that the findings are not just chance occurrence but are reliable and repeatable across the similar conditions. और फिर इसमें एक और चीज भी हमें पता चलता है कि कंसिस्टेंसी इन मेथड, clear documentation of method, process, and analysis technique ensure that others can repeat the research, confirming its validity. अब एक और वर्ड हम यूज करते हैं कि ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबिलिटी नॉलेज शेयरिंग, दूसरे लफ्जों में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसमिसिबल का मतलब ये होता है कि नॉलेज शेयरिंग। Research should be able to effectively communicated and understood by others in the field. This characteristic emphasizes the importance of clear, accessible presentation of method, data, and finding to foster further study, discussions, and development. Documentations and publication की अगर हम बात करें, transmissible research is well documented and often published in academic journal, enabling it to reach and impact the wider audience, including other researchers, practitioners, or policy makers. और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है क्वालिटी कंट्रोल का, accurate measurements. High quality research require the precise measurements, reliable data collection techniques, and careful control over the variable to ensure the accuracy of result.
Quality control mechanism help maintaining high standard in each step of the research process. और उसके बाद जब हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की, उसके अंदर एक टर्म हम यूज करते हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. स्टेप टू वैलिडेट डेटा, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट एंड वेरीफाई results contribute to the reliability and accuracy of the finding. और इसका जो 5वां पॉइंट है वो है all well designed and conducted research has potential application. Practical application या potential applications. Real world usefulness. A well designed and well conducted study often has potential to be applied in practical settings, whether through influencing the policy, improving the practices, and contributing to future studies. Research with strong application potential can make a meaningful impact outside of academia, contributing to the knowledge and society. Research with application potential add the value by solving real problems, addressing gaps in existing knowledge, and providing data-driven insights that can be used to improve society. These characteristics ensure that research is through valid and valuable, contributing reliable insight that benefit both the academic community and the society at large. अब हम बात करते हैं किस चीज की कि ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब एक टर्म हम यूज करते हैं मारूजियत. तहकीकी सवालात के जवाबात. इट मस्ट आंसर द रिसर्च क्वेश्चन. तहकीक का मकसद मखसूस सवालात के जवाबात देना होता है जो तहकीक में उठाए गए हैं और इसमें मुहक्किक की जाती राय या तअस्सुब की कोई गुंजाइश नहीं होती. मारूजियत से ये यकीनी बनता है कि नताइज हक़ाइक़ पर मबनी हों, ना कि मुहक्किक की पसंद या तवक्कुआत पर. बगैर तअस्सुब के यानी कि तज्जिया मारूजी तहकीक तजर्बे को गैर जानबदार बनाती है जिसमें मुहक्किक के अकायद के बगैर दयानतदारी से नताइज निकाले जाते हैं. अब हम बात करते हैं यानी कि रिप्लिकेबल, रिप्रोड्यूसेबल. अगर हम उर्दू में इसको डिफाइन करें तो काबिल तकरारियत यानी नताइज की दोबारा तस्दीक. तहकीक को इस तरह अंजाम दिया जाता है कि दीगर मुहक्किकीन भी इन तरीकों को इस्तेमाल करते हुए उसे दोहरा सकें और मिलते जुलते नताइज हासिल कर सकें. काबिल तकरार तहकीक से ये तस्दीक होती है कि नताइज महज इत्तफाक नहीं बल्कि काबिल एतमाद और मुस्तहकम हैं. और दूसरा, इनके जो तरीके हैं उनमें तसलसल होना चाहिए. तरीक़ाकार, अमल और तज़किये की तकनीकों की वज़ाहत तहकीक को दोहराने में मदद देती है जो इसके नताइज की दुरुस्ती को यकीनी बनाता है. अब ट्रांसमिटेबल. ट्रांसमिटेबल जो है उसका मतलब होता है मुंतकली, इल्म की मुंतकली. तहकीक को इस अंदाज में पेश किया जाना चाहिए कि दीगर मुहक्किकीन और मुतल्लिका शोबों के लोग उसे समझ सकें. इस खसूसियत की बदौलत तहकीक के नताइज को मजीद मुताले, बहस और तरक्की के लिए मौसर अंदाज में शेयर किया जा सकता है. दस्तावेजी और अशात. काबिल मुंतकली तहकीक अच्छी तरह दस्तावेजी और आमतौर पर अमली जराज में शाये होती है ताकि ये वसी तर सामीन बशमूल दीगर मुहक्किकीन, इल्मी माहिरीन और पॉलिसी साजों तक पहुँच सके. और नेक्स्ट जो उसकी बात है क्वालिटी कंट्रोल की. म्यारी तहकीक में दुरुस्त पैमाइश, काबिल एतमाद डेटा जमा करने की तकनीक और मुतग़य्यरात पर मुहतात कंट्रोल शामिल होता है ताकि नताइज की दुरुस्ती को यकीनी बनाया जा सके. क्वालिटी कंट्रोल के तरीके तहकीक के हर मरहले में आला म्यार को बरकरार रखते हैं. तस्दीक और तौसीक. जो बेसिकली हमारे पास डेटा है, डेटा की तौसीक और आलात की जांच और नताइज की तस्दीक के इक़दाम तहकीक के नताइज को काबिल भरोसा और दुरुस्त बनाते हैं और दुरुस्त बनाने में मुआविन साबित होते हैं.
और फिर हम बात करते हैं कि वेल डिजाइंड एंड कंडक्टेड रिसर्च हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, पोटेंशियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हकीकी दुनिया में इस्तेमाल की काबिलियत, एक अच्छे तरीके से डिजाइन और अंजाम दी गई तहकीक में अक्सर अमली हालात में इस्तेमाल होने की सलाहियत होती है, चाहे वो पॉलिसी पर अंदाज हों, तरीकों को बेहतर बनाने या मजीद तहकीक में मामलात फराम करे। ऐसी तहकीक जो अमली इतला की सलाहियत रखती हो, तलीमी दुनिया से बाहर भी अपना किरदार अदा कर सकती है। इल्म और माशरे में हिस्सा, तहकीक जिसमें इतला की सलाहियत हो, हकीकी मसाइल को हल करके, मौजूदा इल्म के खला को पुर करके और डेटा पर मबनी बसीरत फराम करके माशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करती है। ये खसूसियात तहकीक को जामे, मुस्तनद और कीमती बनाती हैं और इस बात को यकीनी बनाती हैं कि नतायज काबिल भरोसा, गैर जानबदार और दूसरों के लिए मुफीद हों। तो नेक्स्ट, डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ट्राई टू कीप दी सिंपल। ये नुकात आसान जबान में या बिल्कुल सिंपल हों, ठीक है ना। ये नुकात आसान जबान में होने चाहिए। टू कीप, ट्राई टू कीप दी सिंपल, सिंपल यानी कि मोर वेरिएबल द मोर डिफिकल्ट। अगर हम बात करते हैं कि अगर वेरिएबल मुतगयरात जिसे हम कहते हैं ज़्यादा होंगे, ज़्यादा मुतगयरात ज़्यादा मुश्किल, जितने ज़्यादा मुतगयरात होंगे तहकीक इतनी ही पेचीदा होगी। मौका, फिर हम कहते हैं यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका से फ़ायदा उठाना। हर मौका को तहकीक में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल करें। इस मरले यानी कि गेट द हेल्प एट दिस स्टेज, इस मरले पर मदद लें, इस मरले पर दूसरों से मदद हासिल करें। सीनियर कुलीग्स यानी तजर्बाकार साथियों से भी मशवरा लें और जो तजर्बाकार महक़क़ीन हैं उनकी रहनुमाई हासिल करें। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास, ट्राई टू कीप दिस सिंपल, यानी ये नुकात आपके क्या होने चाहिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े बड़े सिंपल होने चाहिए। हम बात करते हैं किस चीज़ की, द मोर वेरिएबल द मोर डिफिकल्ट, यानी ज़्यादा मुतगयरात ज़्यादा मुश्किल तहकीक में पेचीदगी। जब तहकीक में ज़्यादा मुतगयरात शामिल होते हैं तो डेटा का तजिया और नताइज अख्ज़ करना मज़ीद पेचीदा हो जाता है। हर मुतगयर तहकीक पर अपना असर डालता है, जिससे तहकीक को मुनज़्ज़म रखना मुश्किल हो सकता है। पहले से मनसूबा बंदी, अगर ज़्यादा मुतगयरात शामिल करना ज़रूरी है तो तहकीक के आगाज़ में ही उनका तयन और मनसूबा बंदी करनी चाहिए ताकि पेचीदगी को संभालने में आसानी हो। फिर हम बात करते हैं द यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका से फ़ायदा उठाना। मौका से फ़ायदा उठाएं यानी नए ख्यालात और नए मौके, तहकीक के दौरान आने वाले नए ख्यालात, डेटा के मुख्तलिफ पहलुओं या तजिए के इजाफी तरीकों को रुए कार लेने का मौका फराम करते हैं। तहकीक में बेहतरी, तहकीक के दौरान मिलने वाले मौक़ों को इस्तेमाल करके अपने तरीक़ाकार और नताइज को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। इस मरले पर मदद लें, इब्तदाई यानी कि जो हम बात करते हैं ना, गेट द हेल्प एट दिस स्टेज, इस मरले पर मदद लें। जब हम इस पॉइंट को डिटेल के साथ देखते हैं कि तहकीक के लिए इब्तदाई मरले में दूसरों से मदद हासिल करने से, मुश्किलात का सामना करने से पहले हल कर सकते हैं। हम कहते हैं कि मजीद अगर हम जांच पड़ताल अगर कर रहे हैं, अगर तहकीक किसी के भी पहलू पर शक हो तो इस मरले पर दूसरों से भी रहनुमाई लेना बेहतरीन होता है ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हो। और फिर सीनियर साथियों से मशवरा लें।
तजर्बे का फ़ायदा उठाएं। सीनियर साथियों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना तहकीक में रहनुमाई और अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए मददगार होता है। और सीनियर साथियों के मशवरे से तहकीक में ना सिर्फ मदद मिलती है, बल्कि आप अपनी तहकीकी महारतों में भी बेहतरी ला सकते हैं। माहिर महक़क़ीन की रहनुमाई हासिल करें। तजुर्बाकार महक़क़ीन से रहनुमाई हासिल करना तहकीक की दुश्वारियों को कम कर सकता है और तहकीकी अमल को हमवार बना सकता है। तो जब हम बात करते हैं मोर वेरिएबल, मोर कम्प्लेक्सिटी, मोर डिफिकल्टीज, increased complexity in research. When a study includes more variable, data analysis and drawing conclusion become more complex. Each variable can impact the research, making it harder to keep the process organized. In multiple variable are essential. If multiple variable are essential, it helpful to identify and plan for them to start to manage the complexity effectively. Use the opportunity wisely. New ideas and opportunities को जब हम डिस्कस करते हैं, research often present opportunities for new ideas, different data perspectives or additional analytical method. Improving research quality भी इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, making the most of these opportunity to refine methods and improve the study quality. Seek help at this stage, guidance in early stages, getting help from other at the beginning can help, can resolve the challenge before they arise. If there are uncertainty about any aspect of the research, getting input at this stage can prevent issue later on. Consult senior colleagues. Advice from the senior colleagues can provide valuable insights or help guide the research towards the successful outcome. Training and development की हम बात करते हैं, learning from the experienced colleague not only help with the current research but also improve your research skill for future. Get guidance from experienced researcher. Seeking guidance from experienced researchers can reduce challenges and streamline the research process. Best practice in research is expert provide insights on the best method, principle, and tips, increasing the likelihood of successful study. तो अब हम डिस्कस करते हैं steps involved in research. तो स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च की जब हम बात करते हैं, चूज ए सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट, begin by selecting the topic that interests you and relevant your field of study. हम जब बात करते हैं स्टेप इन्वॉल्व इन द रिसर्च, उसके अंदर हम फिजिबिलिटी को भी चेक करते हैं. कंसीडर द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्चिंग द टॉपिक इंक्लूडिंग अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइम कंस्ट्रेंट एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट. फिर उसके अंदर हम लिटरेचर सर्वे की भी बात करते हैं. फिर हम डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, उसको भी हम डिफाइन करते हैं. और फिर हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सिनॉप्सिस को. सिनॉप्सिस प्रिपेयर करने के बाद प्रोड्यूसिंग सूटेबल apparatus और मटेरियल, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप. फिर हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट की. फिर हम बात करते हैं एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट. फिर हम बात करते हैं एक्यूरेट मैनेजमेंट या फिर डेटा कलेक्शन की. तो
इसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले डेटा एनालाइज एंड एरर compounding, hypothesis testing and verification, result and discussion, generalization, interpretation and drawing conclusion, preparation of the project report on writing thesis. तो मैंने इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट किया है कि जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि चूज ए सब्जेक्ट चूज करें। सब्जेक्ट जब हम चूज करते हैं तो उसके अंदर दो तीन चीजों को देखा जाता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, आपके आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। फिर हम क्या कहते हैं, उसकी रेलिवेंसी क्या है। फिर हम उसकी जो प्रिलिमिनरी रिसर्च है वो क्या है। यानी कि जब हम कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या देखा जाता है, आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट, देन रेलिवेंसी, उसके बाद जो प्रीलिमिनरी रिसर्च है उसको देखा जाता है, प्रीलिमिनरी रिसर्च। Reflect on your interest and the area of expertise. Consider topics that excite you or areas where you feel there is a gap in knowledge. फिर हम बात करते हैं किस चीज की, रेलिवेंस की। Ensure the chosen subject is really relevant to your field and has potential significance in addressing the real world or advancing theoretical understanding. फिर हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी, जो उसकी यानी कि रिसर्च है, कंडक्ट सम प्रीलिमिनरी रिसर्च टू गेज द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स वैल्युएबिलिटी। दिस कैन इंक्लूड सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग स्टडीज और ऑनगोइंग डेटाबेस इन द एरिया। तो आपका जो पहला सब्जेक्ट है, चूज ए सब्जेक्ट दैट इन्वॉल्व इन द रिसर्च। द सेकंड वन हमारे पास क्या होता है जी, लिटरेचर सर्वे, gathering existing literature, use academic database, journal, books to collect existing research on your topic, focus on both seminal works and recent studies to get comprehensive view, analyze findings, critically analyze the literature to understand the different perspectives, methodologies, and conclusions. Identify the trends, debates, and gaps that your research could address. Organize the sources. Keep an organized record of all the literature, noting key findings and methodologies. This will aid in referencing and establish the context for your research. फिर हम बात करते हैं किस चीज की, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जब हम टॉपिक यानी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक सिलेक्ट करना है, फिर आपने क्या बात करनी है, लिटरेचर रिव्यू पे आना है। लिटरेचर के बाद आपने क्या करना है, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिश रिसर्च क्वेश्चंस, convert broad topic into specific research question or hypothesis that guide your investigation. These should be clear and focused on SMART objectives. Ensure your objectives are SMART: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. This clarity helps in structuring your research approach. Consider practical implications. Think about how your research objective align with the practical implications or contribution to your field. और फिर फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, prepare synopsis, outline the proposal, prepare the detailed synopsis that include an introduction, literature review, summary, research objective, methodology, expected outcomes, and significance of the study. Funding and resources. If the applicable, include a budget and resource allocation in your synopsis to secure the funding or institutional support. Review and revise. Seek the feedback from advisor,
peers or mentors and revise the synopsis according to the strength in your research plan. Producing suitable apparatus material. Inventory needs make a detailed list of all the materials, tools and equipment needed for your research. This can include laboratory equipment, software, data collection, tool, etc. Sourcing हम आपने उसकी करनी है identifying the supplier, purchase or borrow equipment, ensure that material meet quality standard required for your experiment. और फिर बजट कंसिडरेशन जो है उसको भी आपने ध्यान में रखना है. बी माइंडफुल ऑफ बजट कंस्ट्रेंट while producing the material, looking for cost effective options without compromising quality. Without compromising quality. Design of experimental setup. फिर उस छठे नंबर पे हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका हम डिजाइन बनाते हैं. डेवलप द रिसर्च डिजाइन, डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन दैट सूट योर ऑब्जेक्टिव, एक्सपेरिमेंटल, observationals, qualitative, quantitative, identify the variable, clearly define independent, dependent and controlled variable in your experiment. Understand these relationships in crucial for valid result. और फिर जो आपका जो प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट है उसको आप देखते हैं, और 8वें नंबर पे आप क्या करते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी एक्सिक्यूशन करते हैं. फॉलो रिसर्च प्लान, carry out your research according to the established protocols and timelines. Consistency key to obtaining the valid result. Data integrity, ensure that data collection method remain consistent throughout the project, minimizing the biases or errors. Regular monitoring भी आपने करनी है, यानी कि continuously monitor the process and outcome, making adjustment if unexpected challenge arise. और फिर जो इसका नामा यानी कि स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, उसका जो 9th स्टेप बनता है वो बनता है एक्यूरेट मेजरमेंट, डेटा कलेक्शन. तो अगर मैं इसको उर्दू में डिस्क्राइब करूं, तहकीक के मंसूबे में शामिल हर मरले के लिए मजीद तफसील जायज़ है. सबसे पहले क्या है, मौजू का इंतखाब. अपने दिलचस्पी के शोबे और महारत के एरियाज पर गौर करें. ऐसे मौजूआत का इंतखाब करें जो आपको मुतवज्जा करते हों, जहां आप महसूस करते हैं कि इल्म में कोई खला मौजूद है, कोई स्पेस मौजूद है. और फिर उसके बाद उसकी मुताबिकत चेक करते हैं, यानी रेलिवेंसी चेक करते हैं. ये यकीनी बनाएं कि मुंतखब करदा मौजू आपके मैदान में मुतल्लका है और इसमें हकीकी दुनिया के मसाइल को हल करने या नजरियाती समझ को बढ़ाने की मुमकिन अहमियत. कुछ इब्तदाई तहकीक करें ताकि मौजू की वसअत और उसकी फ़ालियत को जान सकें. इसमें मौजूदा मुतालात या जारी मबासे तलाश करना भी शामिल हो सकता है. तो सबसे पहले जब आप बात करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ टाइटल की बात करते हैं, यानी मौजू का इंतखाब. फिर हम क्या कहते हैं जी, लिटरेचर सर्वे, अदबी जायजा. मौजूदा अदबियात यानी जमा करना. अपने मौजू से मुतल्लिक मौजूदा तहकीक को जमा करने के लिए इल्मी डेटा बेस, जरायद और किताबों का इस्तेमाल करें. अहम मुतालियों और हालिया मुतालियात पर तवज्जो दें ताकि आपको जामे नुक्ता नज़र मिल सके. और उसके में फिर आपका जो नताइज का तज्जिया है, अदब का तनकीदी तज्जिया करें ताकि मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, तरीक़ा कार और नताइज को समझ सकें. ऐसे रुझानात, मबासे और खला यानी स्पेस की निशानदाही करें जो आपकी तहकीक को शामिल कर सकें. तमाम अदबियात का एक मुनज़्ज़म रिकॉर्ड रखें. आम नताइज और तरीक़ाकार को नोट करते हुए ये आपकी तहकीक के सियाको सबाक को कायम करने में मदद देगा. फिर हम बात आते हैं किस चीज़ की,
मखसूस मकासद की वजाहत और तश्कील, तहकीकी सवालात यानी का क़याम, वसी मौज़ूआत को मखसूस तहकीकी सवालात या मफरूज़ात में तब्दील करें जो आपकी तहकीक की रहनुमाई करें। ये वाज़े और मरकूज़ होने चाहिए। ये यकीनी बनाएं कि आपके यानी स्मार्ट, मखसूस, काबिल यानी ये इस टाइप के जो मकासद हैं हासिल करने के लिए या पैमाइश हासिल करने के काबिल मुतल्लिका हैं। ये वजाहत आपके नुक्ता नज़र को तश्कील देने में मदद करती है। फिर जब हम इस चीज़ को देखते हैं, सोचें कि आपकी तहकीक मकासद अमली मुज़म्मिरात या आपके शोबे में शराकत के साथ कैसे हम आहंग। फिर हम बात करते हैं प्रिपेयर सिनॉप्सिस यानी इसका खुलासा तैयार करें। तहकीकी तजवीज़ का जो खाका है, एक तफसीली खुलासा तैयार करें जिसमें एक तारुफ, अदबी जायज़े का खुलासा, तहकीकी मकासद, तरीक़ाकार, मतवक्के नताइज और मुताले की अहमियत शामिल हो। उसके अंदर आपने फंडिंग और वसाइल को भी देखना है। अगर ज़रूरी हो तो अपने खुलासे में बजट और वसाइल की तकसीम शामिल करें ताकि फंडिंग या इदारा जाती हिमायत हासिल की जा सके। अपने खुलासे को मशीरों, साथियों या मुरब्बी से जायज़ा लेने के लिए शेयर करें और उसे मजबूत बनाने के लिए नजर षानी करें। मुनासिब आलात और मवाद की खरीदारी ज़रूरियात की फहरिस्त बनाएं। इन तमाम मवाद, टूल्स और आलात की तफसीली फहरिस्त बनाएं जिनसे आपको अपनी तहकीक के लिए ज़रूरत होगी। इसमें लेबॉर्ट्री के आलात, सॉफ्टवेयर्स और डेटा जमा करने के टूल शामिल हो सकते हैं। ज़रूरी आलात और मवाद हासिल करें, ये यकीनी बनाते हुए कि वो आपकी तहकीकाती तरीकों के लिए मौजू हैं। मवाद की खरीदारी के दौरान बजट की हदूद का ख्याल रखें। म्यारी आलात हासिल करें बगैर किसी कैफियत की, यानी कि अब तजर्बाती सेटअप का डिज़ाइन, फैसला करें कि आपके मकासद के लिए कौन सा तहकीकी डिज़ाइन मौजू है, जैसे तजर्बाती, मुशाहिदाती, क्वालिटेटिव, इजामी। तो उसमें अपने तजर्बात में आज़ाद, मुनहसर और कंट्रोल मुतग़य्यरात को वाज़ेह तौर पर बयान करें और उन तल्लुकात को समझना दुरुस्त नताइज के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे तफसीली प्रोटोकॉल बनाएं जो तजर्बाती तरीक़ाकार के हर मरहले की वजाहत करते हों, ये यकीनी बनाते हुए कि डेटा को हैंडल करने और रिकॉर्ड करने के तरीके मुस्तकिल हों। फिर इसका जो सातवां अहम पॉइंट है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट्स की, जिसे हम एक वर्ड यूज़ करते हैं पायलट टेस्टिंग की। अपने तरीकों की जांच करने और तजर्बाती सेट में किसी भी मसाइल की शनाख्त के लिए इब्तदाई तजर्बात करें। यह आपको असल तहकीक से पहले किसी भी परेशानी को हल करने में मदद देता है। डिज़ाइन में तब्दीलियाँ अगर हैं, इब्तदाई तजर्बात के नताइज का तजिया करें और नताइज की बुनियाद पर अपने तरीकों और तजर्बाती डिज़ाइन में बेहतरी। इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान की जाने वाली तब्दीलियों का रिकॉर्ड रखें ताकि आपके हतमी तहकीकी डिज़ाइन के पस मंज़र और जवाज़ फराहम किया जा सके। एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, अपने तहकीकी मनसूबे के मुताबिक तजर्बात अंजाम दें। मुस्तकिल मिजाजी दुरुस्त नताइज हासिल करने के लिए कलीदी हैसियत रखती है। ये यकीनी बनाएं कि डेटा जमा करने के तरीके पूरे मनसूबे मुस्तकिल रहें, तअस्सुबात या गलतियों को कम से कम रखें। बाकायदा निगरानी करें, अमल और नताइज की बाकायदगी से निगरानी करें। अगर मुतवक्के चैलेंज सामने आए तो ज़रूरी तब्दीलियाँ करें। सही पैमाइश डेटा जमा करना, यानी डेटा जमा करने के लिए म्यारी तरीका इस्तेमाल करें ताकि दुरुस्तगी और अतमाद को यकीनी बनाए। हालात की कोलैबोरेशन भी ज़रूरी हो सकती है। अपने तजर्बात के दौरान तमाम मुशाहिदात, पैमाइशों और तब्दीलियों का मुहतात रिकॉर्ड रखें। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि ये अमल ज़्यादा मौसर हो। तो इसके साथ
हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और फिर कल हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो रिसर्च है उसकी अच्छी तरह समझ आ सके, और फिर जो हमारी रिसर्च है उसका जो एक प्रोसेस है वो भी हम डिस्कस कर सकें। तो ये अगर आप देखें तो ये जो प्रोसेस ऑफ रिसर्च है, इसमें अगर आप देखें कि एक आपको यानी कि क्वेश्चन, प्रॉब्लम, अब उससे अदर एक यानी कि पूरे का पूरा हमने एक सिस्टमेटिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस जो है वो इस फिगर से हमने आपको प्रेजेंट किया है। और जो हमने आपको 9 स्टेप बताए हैं वो इस डायग्राम में भी देखे जा सकते हैं। और फिर जो आपकी रिसर्च हैं उनको आप इस अंदाज से भी ये कह सकते हैं कि जब आप आर्टिकल राइटिंग की तरफ आएंगे, जो कि हमारा कल का टॉपिक है, वो ये है कि रिसर्च आर्टिकल राइटिंग। जब हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड सूटेबल एंड स्पेसिफिक जर्नल। सबसे पहले हम एक किसी जर्नल को माइंड में रखते हैं कि हमने उसमें पेपर सबमिट करना है, उसका एम क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसको हम क्यों सबमिट करना चाहते हैं। गेट कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर। तो फिर उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से हम क्या करते हैं, जो ऑथर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी एक कॉपी हम लेते हैं, और फिर उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक प्रिपेयर आर्टिकल एज पर इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल को तैयार किया जाता है। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, सूटेबल टाइटल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, आथर्स और उसकी एफिलिएशन लिखी जाती है। तो ये जो हमारे पास एक रिसर्च आर्टिकल है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसका अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, हाईलाइट यानी कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसकी जो नोवेलिटी की स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। उसके बाद रिसर्च आर्टिकल में जो मेन हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है। बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो 3 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। उसमें हम उस टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके मतलब लिटरेचर रिव्यू भी देते हैं, और उसके अंदर हमारी जो मोटिवेशंस हैं वो भी इंट्रोडक्शन में शामिल होती हैं। और फिर इसका जो इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है जो आपका जो रिसर्च आर्टिकल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर इंट्रोडक्शन के बाद जो मेन आपका टॉपिक है वो मटेरियल और मेथड्स का होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन पे चले जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन। कंक्लूजन ड्रा करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। तो ये जो टॉपिक है, राइटिंग रिसर्च आर्टिकल, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम इंशाल्लाह कल डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास एक रिसर्च आर्टिकल को लिखने के लिए क्या चाहिए होता है। और फिर उसके बाद जो ऑथरशिप है या उसकी जो इथिक्स हैं, ऑल ऑथर शुड डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इंटायर स्टडी, आर्टिकल इज फ्री फ्रॉम प्लेजरिज्म, शुड फॉलो द इथिक्स। उसके अंदर जो इथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, उसको भी क्या। तो प्रैक्टिकली जब भी हम किसी आर्टिकल की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक सूटेबल जर्नल को मद्देनजर रखते हैं कि इस जर्नल के अंदर हमने क्या करना है, पेपर पब्लिश करना है। फिर हम क्या करते हैं, जिस जर्नल में हम पेपर सबमिट करवाना चाह रहे हैं, जो सबसे अहम सब्जेक्ट है, हम उसके एम एंड स्कोप को देखा जाता है। अगर हमारी स्टडी उसके एम एंड स्कोप को मीट करती है तो फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, गेट ए कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द ऑथर। तो ऑथर के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस जर्नल की, उसकी कॉपी लें, उनको पढ़ें, और प्रिपेयर आर्टिकल एज पर इंस्ट्रक्शन। तो आर्टिकल को क्या करें, उसके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक तैयार करें। ये वो 3
पॉइंट्स हैं जो आर्टिकल का टाइटल सेलेक्ट करने से पहले किसी जर्नल को मद्देनजर रखते हुए बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट सूटेबल टाइटल्स, ऑथर एफिलिएशंस, यानी हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई टाइटल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टाइटल के बाद हमारे पास क्या होता है, ऑथर्स और उनकी एफिलिएशन दी जाती हैं। फिर रिसर्च पेपर में हम क्या देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद क्या होते हैं, कीवर्ड यानी हाइलाइट्स। फिर नोवेलिटी की स्टेटमेंट हम देते हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये वो स्टेप्स हैं जो हमारे रिसर्च आर्टिकल की राइटिंग में इन्वॉल्व हो। और फिर हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास क्या होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है। रिसर्च रिपोर्ट जनरली इंक्लूड इंट्रोडक्शन एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, introduction and statement of the problem. A research report generally include introduction and statement of the problem, review of relevant literature, statement of hypothesis or research objectives, theoretical resume, description of research design, description of experimental design, description of measurement and data analysis, error, presentation of result, डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने कल की लेक्चर में। और फिर जो हमारे पास फीचर जो हमारे पास वो है, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च है उसकी कितनी टाइप्स हैं। अब इसमें एक तो हमारे पास क्या है जी, एप्लीकेशन के हवाले से अगर हम देखते हैं तो प्योर और अप्लाइड रिसर्च, applied finding solution of immediate problem facing a society or industry concerned with generalization and formulation of a theory। और उसके अंदर फिर हम क्या डिस्कस करते हैं, इंक्वायरी मेथड को डिस्कस करते हैं। और फिर हम दो टर्म यूज करते हैं, एक हमारे पास क्या होती है क्वांटिटेटिव और दूसरी क्या होती है क्वालिटेटिव, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। और फिर जब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव की, कंसर्न विद द क्वालिटेटिव फिनोमेना। और फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो रिसर्च स्टडी है वो हमारे पास क्या है जी, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च है या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स टू गेन familiarity with a phenomena or to achieve a new insight into it। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करते हैं, डोमेस्टिक रिसर्च है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च है। और इसके साथ हमारे पास क्या है जी, ये चीज़ें हैं जो हम अपनी रिसर्च के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है रिसर्च के लिए, इसमें अगर आप गौर करें तो जो हमारी जो रिसर्च है और रिसर्च के लिए काफ़ी सारी हम डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।